सुनने वाले सभी साथियों को संतोष श्रीवास्तव का नमस्कार। मित्रों, ये आपने भी महसूस किया होगा कि साहित्य के, विशेषकर कविता के फलक पर एक दैदीप्यमान सितारा तेजी से उभरा है, जिसने थोड़े ही समय में अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर संजीव कुमार की। संजीव जी के साहित्य से तो हम परिचित होंगे ही। थोड़ा सा उनके इतर खूबियों को भी मैं बताना चाहूंगी। उन्होंने एम कॉम एलएलबी और बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की हैं। वे बजाज ग्रुप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं और इस समय इंडिया नेट बुक्स के वे चेयरमैन हैं और प्रकाशक भी हैं वही। और सुप्रीम कोर्ट में वो अधिवक्ता हैं। वे मशहूर पत्रिका अनुस्वार के मुख्य संपादक हैं। और आप दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस बार साहित्य मेरे कृतित्व व्यक्तित्व पर आपने केंद्रित किया है। मैं संजीव जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप बीपीए फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। आपकी अब तक हिंदी साहित्य में कुल तो नहीं कहूंगी, जहां तक मुझे मालूम है 107 हैं, आगे आप बताएंगे। प्रकाशित हो चुकी हैं किताबें, जिनमें से 14 प्रबंध काव्य हैं, 51 काव्य संग्रह हैं, 10 बाल साहित्य हैं, 7 आलोचना ग्रंथ हैं, 3 अनुदित ग्रंथ हैं, 7 प्रसंग संग्रह हैं, 15 लोक साहित्य शामिल हैं। और संजीव जी, आपको इतने वृहद साहित्य की थोड़े ही समय में रचना के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसके अलावा धन्यवाद। और भी आप जानना चाहेंगे तो सुनिएगा कि संजीव जी चूंकि कानून के अधिवक्ता हैं, कानून में हैं। आपने कानून के विषयों पर भी 36 किताबें लिखी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको महादेवी वर्मा साहित्य भारती पुरस्कार सहित 35 से अधिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए मैं आपको संजीव जी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपकी हाल धन्यवाद ही दीदी। में प्रकाशित, जो मुझे याद है, मतलब जिनको मैंने बहुत पढ़ा, जिनको मैंने पढ़ा है, मैं उनकी चर्चा करूंगी। बाकी हम पूछेंगे आपसे कि और कौन कौन सी हैं, जिसमें है माधवी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा खंड काव्य है। खामोशी की चीखें तो कश्मीरी, कश्मीर पर लिखा बेहद सुंदर काव्य, मतलब संग्रह नहीं बोलेंगे, वो पूरी एक कविता है। और उसे पढ़कर कश्मीर के विभिन्न पहलुओं पर, उसके परिवेश पर बहुत बढ़िया प्रकाश डाला है आपने। आज की मधुशाला, भानुमति काफी चर्चा में है, कोणार्क भी बहुत चर्चा में है। वे एक मल्टीनेशनल पत्रकार भी हैं, प्रकाशक भी हैं और संपादक भी हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न संजीव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और संजीव जी, हमारे जो श्रोता हैं वे जानना चाहेंगे आपके बारे में कुछ विशिष्ट बातें। लेकिन पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि साहित्य सृजन में आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई। धन्यवाद संतोष दीदी। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले ही सवाल आता है कि कैसे सृजन की रुचि हुई। तो संक्षेप में मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी माँ एक विदुषी थी, और वो उनको कविता लिखने का, भजन लिखने का, या एस्ट्रोलॉजी का और संगीत का उनको बड़ा अच्छा ज्ञान था। और वो ज्ञान शायद हो सकता है थोड़ा बहुत मुझ में भी आ गया। और जी जी दूसरा ये कि मेरे मामा श्री पंडित गोविंद प्रसाद त्रिपाठी जी कवि थे, और वो प्रवक्ता भी थे हिंदी के। तो उनकी कविताओं पर सबसे पहले हाथ लगा जब मैं 12-13 साल का था और उनके यहाँ जाया करता था। तो मैं उनकी किताबों को बड़े चुपके छोरी चुपके पढ़ा करता था, और कभी कभी ले भी आता था कि मामा जी मैं ये ले जा रहा हूँ। तो यहाँ से शुरू हुई, लेकिन 72-73 के आसपास मैंने लिखना शुरू किया होगा। लेकिन मैं अपने साहित्यिक यात्रा 1970 से मान के चलता हूँ, जब मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई। तो पहली कविता जो हमारी प्रकाशित हुई वो थी प्रतीक्षा।
प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। ये आपकी पहली कविता ये थी? हमारी पहली कविता थी। शून्य है पथ स्नेह है लथ पथ देखती रथ में, प्राण तेरे वाह। प्राण का प्रण लेखती रथ में, रूप की मधुरागिनी हूँ सबल बख्शा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। तो यहाँ से हमारा प्रकाशन हुआ इस कविता का, और उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया धुआंधार। इतना लिखना शुरू किया कि पढ़ाई लिखाई भी कमजोर पड़ने लगे, ध्यान ही नहीं जाए, जब जब देखो तब लिए बैठे कविता लिख रहे हैं। तो एक दिन जी। हमारे पिताश्री ने जो है ना हमको कविता लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने सारी की सारी जो लिखी हुई कविताएं थी वो उठा करके आंगन में रखी, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला, और ओ। और माचिस के हवाले कर दिया, ओहो और हो। हम कारवां वो क्या बोलते हैं, बहुत। गुबार देखते रहे। जी। अमूमन ऐसा ही होता है साहित्यकारों के साथ उस समय। हाँ, लेकिन ये है कि कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के जी। लिए बस जुनून चाहिए। तो जुनून था, लिखना शुरू किया। पहले थोड़े दिन तो नहीं लिखा। वो जहाँ पर प्रवक्ता थे इतिहास के, वहाँ की लाइब्रेरी में मेरा हाथ बहुत दूर दूर तक चला जाया करता था। जो मन में आया सो किताब उठा लाऊं, कल मैं ये ले जा रहा हूँ, ठीक है ले जाऊं। तो उस दिन मतलब पता आपका नहीं, अध्यापन बहुत ज्यादा था, अध्ययन बहुत ज्यादा था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी समझ में चाहे 10% भी नहीं आया हो, लेकिन मैंने चारों वेद और 16 पुराण पढ़े, ओहो हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 उपनिषद पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, वाल्मीकि रामायण पढ़ी, ये हम्म। सब ब्ला 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 जो भी मेरे समझ में आया वो पढ़ा। और फिर हमने कहा ये तो पुरानी चीज़ों का समझ में आ गया, अब नई चीज़ों की तरफ बढ़ें। तो महादेव वर्मा जी, फिर जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आपके सुमित्रानंदन पंत जी, सारे छायावादी कवियों को खंगाल खंगाल के मैंने पढ़ा। और रिजल्ट ये होगा वाह। कि मेरी कविताएं सब छायावादी हो गई। तो बहुत बढ़िया। जो लेकिन इतना आपका जो अध्ययन रहा है, और तो आप किसी एक साहित्यकार से तो आपको प्रेरणा मिली होगी लिखने की। देखिए, अगर साहित्यकार का नाम लें तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी महादेवी वर्मा जी। और हमने जो गीत लिखे हैं उनमें महादेवी जी की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। और दूसरा जयशंकर प्रसाद, और तीसरा सुमित्रानंदन पंत, इन तीनों की जो त्रयी कहलाती थी, इस त्रयी ने हम्म हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव डाला। और यहाँ तक कि हम्म। हमने एक क्लिष्ट महाकाव्य जिसका नाम लोकायतन था वो तक हाँ पढ़ा। हाँ हाँ। भले वो उस हम्म। जमाने में मेरी समझ में 20% भी नहीं आया, लेकिन लोकायतन मैंने पढ़ा है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो इस त्रयी का प्रभाव मेरे ऊपर रहा। जैसे भाषा का जो निर्माल्य है वो प्रसाद जी से लिया, भावों का जो जाल है वो आप माधवी वर्मा से समझ सकते हैं। और छंद और भाषा का काफी कुछ सुमित्रानंदन पंत से भी लिया। तो इन जी लोगों जी। के तीनों की प्रभाव रही। आज भी लिखता हूँ तो वो छायावादी कविता हो जाती है, शुरू कहीं से करता हूँ छायावादी कविता हो जाती है। तो इस नहीं, तरीके लेकिन से। छायावादी के अलावा भी आपके खंड काव्य और जो काव्य है वो बहुत गहन विषयों पर लिखे गए हैं, मतलब बहुत सवाल उठाते हैं वो। नहीं, अगर जी। अगर हम सपाट कविता करेंगे तो उस सपाट सपाट कविता में तो एक वर्णनात्मक स्थिति ही होगी, और उससे कुछ हाथ आने वाली चीज नहीं है। फिर हम क्या लिख रहे हैं, वो तो पहले ही लिखा जा चुका है ज्यादातर जी। लोगों के बारे में, चाहे कम लिखा गया है ज्यादा लिखा गया। कुछ ऐसे चरित्र जरूर मेरे सामने आए हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। हम्म। ये नहीं होगा, कुछ तो लिखा जाना चाहिए। जैसे भानुमति, दुर्योधन जी की हाँ। पत्नी के बारे में महाभारत जैसे ग्रंथ में 2 शब्द नहीं है, एक बार नहीं। भानुमति का नाम नहीं लिया गया। जी जी बहुत जी। दुखद। ये तो आपने अपने जो मतलब जो आपने विषय चुने हैं, महाभारत से बहुत सा आपने लिखा है। माधवी भी महाभारत काल की है, भानुमति हैं, और ये सब है। माधवी पूर्व महाभारत काल की कह सकते हैं। वो ययाति की पुत्री थी, तो वैसे इक्ष्वाकु वंश में या कह सकते हैं उसे, लेकिन वो उसका जो काल है वो रामायण से पहले का काल है। तो हमने गुंजन लिखी, ये प्रतीकात्मक प्रबंध काव्य हैं। अंजिता है, आकांक्षा है, और फिर उसके बाद हमने चरित्र जो उठाए उनमें वासव दत्ता सबसे पहली हम्म। प्रबंध कविता थी।
और अच्छा, फिर आपकी पहली प्रबंध कविता थी ये? हाँ, वासव दत्ता, जो आज की डेट वासु में 11 भाषाओं में ट्रांसलेशन अनुवाद हो चुका है उसका। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो उसमें अंग्रेजी से ये लेकर के, किताबें आ चुकी हैं, मतलब जो अनुवाद हुआ है वो छप चुकी हैं किताबें? हाँ, काफ़ी कुछ छप चुकी हैं, कुछ है प्रोसेस में है। तो हम्म दक्षिण की सारी भाषाओं में, बांग्ला में, उड़ीसा में, उड़िया में, और हम्म अभी गुजरात में नहीं, गुजराती में नहीं हुई है। बाकी डोंगरी में, छत्तीसगढ़ी में, सब में ये अनुवाद बहुत हुआ है। बढ़िया। उसके बाद फिर हमने उर्वशी लिखी। उर्वशी की घटना दिनकर की उर्वशी से अलग है, लेकिन हम्म लेकिन भाषा और प्रस्तुति जहां जो तक है, मुझे याद है, अहिल्या पे भी आपने लिखा है। अहिल्या पर हमने लिखा अश्मा। अश्मा नाम से, हाँ। अश्मा नाम से लिखा। काफी रिसर्च करी, मैं तो कहूँगा कि शायद सबसे अधिक रिसर्च मैंने इसी में करी। और देखा कि भाई अहिल्या के बारे में क्या क्या हाँ कहा गया, कहाँ 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 किसने क्या क्या लिखा है। काफी लंबा स्टडी किया, और हाँ उसमें हाँ। उसमें जो भूमिका भी लिखी है वो 25-30 पेज की भूमिका है। सारा जो अपना रिसर्च था वो मैं उसमें लिख दिया। और जी। इसके अलावा भी जो अभी आप उसके डैशबोर्ड पर हैं या प्रोसेस में हैं, उनमें अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा, अच्छा। लंकेश्वर, ये दो महान हम्म महत्वपूर्ण किताबें अभी जो हैं वो प्रकाशन के अच्छा। अंतिम चरण में हैं, बहुत शीघ्र आएंगी। जी। अ, ये तो आपकी खंड काव्यों की में वर्णित स्त्रियां हो गईं, और आपने इन पर बहुत मतलब एक तरह का शोध कार्य करके और खंड काव्य लिखे हैं, क्योंकि जब हम किसी आध्यात्मिक या ऐतिहासिक चरित्र को उठाते हैं तो हमें उस पर बहुत गहन शोध भी करना पड़ता है, ताकि लोगों को कोई सवाल ना सामना करना पड़े लोगों को। इसके अलावा हाँ, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके जो पात्र हैं वो वास्तविक जीवन से जुड़े होते हैं, या काल्पनिक भी होते हैं? मतलब आपने जो कुछ लिखा है उसमें आपको सबसे प्रिय कौन सा पात्र लगता है? देखो जी, किसी बाप को सारे बच्चे प्रिय होते हैं। और मैंने किसी किसी भी किताब के लिखने में या किसी भी प्रबंध काव्य के लिखने में मैंने कोई कोताही नहीं बरती, पूरा मेहनत करी। तो इसलिए मुझे तो सब प्यारे लगते हैं। लेकिन हाँ, जब कभी भी मैं पढ़ने जी। के लिए बैठता हूँ तो मैं कोणार्क पे अटक जाता हूँ कि ये मैंने कैसे लिख लिया। तो यूँ समझ लीजिए, शायद कोणार्क हमारे लिए एक अच्छी अच्छा। एक अच्छी उपलब्धि है। जी। अम, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी, मतलब वो बहुत जरूरी है जानना कि आपने जो कविता विधा को चुना, जितनी भी विधाएं हैं, कहानी है, ये सब है, तो इसमें इस विधा को चयन करने के पीछे कोई उद्देश्य था, या आपकी अपनी पसंद थी, या कोई प्रभाव था? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कविता का मैंने शुरू से चयन किया एक मुख्य विधा के तौर पर, और उसके साथ अपने अपना प्यार निभाए जा रहा हूँ। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरी नज़र में, पीछे कई जगहों पर मैंने कहा भी है उसको, कि मेरी नज़र में कविता श्रेष्ठ विधा है, श्रेष्ठतम विधा है। और अगर साहित्य की बात करें तो संस्कृत के समय से भी अगर देखना शुरू करें या वहाँ पर भी नज़र डालें तो कविता ही प्रथम मिलते हैं। उसके बाद नाटक आते हैं। गद्य गद्य तो बाद में पैदा हुआ, 200-400 साल जी। बाद। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि कविता ही प्रमुख और प्रथम विधा थी। इसलिए हमने कहा इसी के साथ मोहब्बत करना ठीक रहेगा। जी। तो कविता लिखते हुए आपके मन में कभी ये नहीं आया कि कहानियां लिखी जाएं, लघु कथाएं लिखी जाएं, या कोई संस्मरण लिखे लिखा जाएं? है, लिखा है, लिखा है। हमने व्यंग में भी लिखा है। हमारी जो कैरेक्टर हैं आनंदी बुआ, वो हमको व्यंग लिखवाती रहती हैं यदा कदा। जी। कहानी मैंने लिखी हैं, लघु कथाएं लिखी हैं जो पब्लिश भी हुई हैं। लेकिन लंबी कहानी मैं नहीं लिख पाया अभी तक। जी। शायद वो कह सकते हैं कि उतना धीरज नहीं है, या उतनी ग्राफिक माइंड में नहीं है कि हम अच्छी अच्छी कहानी को बोल सकें। तो प्रयास जारी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कहानी लिखूं। जी। आलोचना में
एक अलग नज़ारा होता है गद्य का। आलोचना पर हमने लिखा है, 3-4 किताबें हैं मेरी। एक तो गे पर लिखा है अच्छा, मैंने, तो मुक्ति के। आलोचना आपने मतलब अपने ही साहित्य। जी। जी हाँ, बताएं। भारत वर्मा पे लिखा है, 3-4 लोगों पर लिखा है। हम्म, जी। जैसे कि आपने कहा कि बहुत कहानी लंबी कहानी नहीं लिखी, उसके लिए बहुत वो करना पड़ता है, लेकिन आपने इतने बड़े बड़े खंडकाव्य कैसे लिख लिए? फिर वहां भी तो आपको बहुत सोचना पड़ता होगा। नहीं, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, अब इसका जवाब मैं देना चाहूंगा इस तरीके से कि ये आप सच कह रहे हैं कि मैंने कहानी तो लिखी है, गद्य कथा की जगह पद्य कथा लिखी हमने, काव्य कथा लिखी। कि प्रबंध काव्यों में जो कहानी है पिरोई गई है, अच्छा। वो है तो कहानी ही, लेकिन उसको लिखने का जो शैली है वो पद्य में है, तो उसी को कह सकते हैं कि कहानी लिखी मैंने। लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ एक जी। आदि अच्छी चीजें लिख सकूं। मतलब पद्य से ही आप ज्यादा अपने। जी। पद से ही ज्यादा जी। इश्क रहा। और दूसरी चीज आप क्या है, इतना फ्लो है मेरे को अभी कविता लिखने में कि मैं कह नहीं सकता हूँ। चाहे मैं छंदबद्ध लिखना चाहूँ या छंद मुक्त लिखना चाहूँ, तो मेरे को जो स्पीड, जो गति उसमें मिलती है कविता में, वो गद्य में नहीं मिलती। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद वो मेरा मेरे क्या बोलते हैं ना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन हाँ हाँ हाँ। मैं जरूर हिम्मत नहीं हारूंगा और लिखूंगा, गद्य भी लिखूंगा। जी बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लिखें, क्योंकि आपको पढ़ना हम सबको बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लिखते हैं आप। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपकी रचना प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करने वाले मूल तत्व कौन से हैं? देखिए, रचना प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व दो प्रकार से देखे जाने चाहिए। एक तो वो जो उस देश काल और वातावरण में थे, उपस्थित थे, जब वो घटना हुई या जब वो चरित्र जो है ना वो वास्तव में था, जीवित था और उसने डिफरेंट घटनाएं करी। और दूसरा ये देखना चाहिए कि जब आप लिख रहे हैं तब आपकी देश काल वातावरण की पोजीशन क्या है। जी तो बहुत मैंने इसका बढ़िया। नाम रखा है पेट। पेट मीन्स पॉलिटिकल, ई मीन्स इकोनॉमिक और टी मीन्स टेक्नोलॉजिकल। सॉरी, ये पेस्ट है, PEST। और एस मैंने सोशल। तो ये 4 फैक्टर होते हैं जो कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पर आपको प्रभावित जरूर करते हैं। और इन तत्वों का अगर आप अध्ययन करके और उनका सही रूप समझ के देश काल वातावरण के साथ पिरो के लिखेंगे, तो आपकी कहानी का एक पक्ष जरूर उज्जवल हो जाएगा और आपकी जो परिवेश की प्रभाव है वो स्पष्ट हो जाएगी। जी। जी। चलिए, बहुत ही अच्छी बातें आपसे पता लगी हैं। अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल के लेखक हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक लिखा जा रहा है, लेखन में कोई कमी नहीं है, किताबें भी बहुत छप रही हैं उनकी, काफी कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन जो साबित नहीं हो पा रहे हैं उनकी रचनाओं से, इसकी क्या वजह है आपकी दृष्टि में? मतलब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, गुणवत्ता का सवाल है। सरफेशियल थॉट्स आते हैं, उनके आधार पर आप कोई कविता कहानी कुछ लिख डालते हैं, तो उसमें गंभीरता नहीं आती। तो ऐसी दशा में जब गंभीरता नहीं आती तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पाठक है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पाठक को चाहिए, वो चाहिए, और अगर उससे कम होगा तो वो उसको निरस्त कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या नए लेखकों में ये है कि वो नाम को उजला करना चाहते हैं, काम को नहीं। और जब नाम को उजला करना चाहेंगे तो वो अपनी छवि बनाने वाले तत्वों पर या क्रियाकलापों पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। रिजल्ट क्या होगा? समय का अभाव होगा, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आपने पढ़ा नहीं तो समझ लीजिए खुद को गढ़ा नहीं। जी और जब बिल्कुल। खुद को गढ़ा नहीं तो जो लिख पढ़ा है वो क्या होगा? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आज क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक 100 पेज की किताब लिख रहे हैं तो कम से कम 300 पेज तो कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल।
आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना पढ़ा चाहिए। और किताब ऐसे ही बना करके दे दी, और प्रकाशक कोई गालियां जी। वालियां भी सुनाते रहते हैं सब लोग। और उसे अब वो कहाँ बेचेगा कचरा घर में जाकर। तो निश्चित रूप से वो कहता है कि भैया देखो ये कचरा तुम हमसे ले जाना, हमें नहीं बेचना, ना हमसे बिकेगी, इतने पैसे मेरे खर्च होंगे, ये दे करके तुम अपनी किताब अपने घर पे संभालो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही हो रहा है। तो ये और मजबूरी है, प्रकाशक की किताब नहीं कोई खरीदता। मैं एज ए प्रकाशक स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में कविता की मुश्किल से 5 किताबें बिकी होंगी। अरे बाप, इतना मतलब इतनी कम बिल्कुल बिकी? इतना ही, बिल्कुल इतना ही है। ओहो। और कई प्रकाशक तो छापते ही नहीं है कविता संग्रह वगैरह। ये नहीं छापते ना कि कौन खरीदता है। हाँ, खरीदते नहीं, वो बोलते हैं हम छाप देंगे, आप सारी खरीद लो। नहीं, हमने ये सोचा था कि नवोदित जो लेखक हैं उनको थोड़ी सी सहायता करें और लिखे, लेकिन उनकी क्वालिटी ऐसी है। जी। तो और दूसरी चीज, मुझे एक पाठक कविता को समझता कम है। तो मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि जो आज के कवि हैं, लेखक हैं, उनमें धैर्य बहुत कम है। और जैसा धैर्य कि आपने भी कहा कि 300 पेज पढ़ो तब 100 पेज लिखो, ऐसे ही गालिब ने भी कहा था कि 100 शेर पढ़ो तब एक गजल लिखो। तो जो पढ़ने का जो वो मतलब समय उनके पास ज्यादा है, और यही वजह, और दूसरे किसी से राय भी नहीं लेते हैं, अगर कुछ लिख लेते हैं तो राय भी नहीं लेते हैं। तो और इसीलिए। वो मत लो, जी। निर्वासनो निरालंबो स्वच्छंदो मुक्त बंधना रहे, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन खुद हाँ को कम से कम तैयार करें उस बात के लिए जो आप लिखने हाँ, जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज और अगर मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली कहूँ, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वैसे लेखक हूँ मैं, तो हो सकता है मैंने भी कचरा लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो लिखे हैं शब्द सब बराबर हैं। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ एक स्केल पर कि 80% के आसपास का जो साहित्य लिखा जा रहा है उसे साहित्य का नाम ही नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। और इतना अधिक लिखा जा रहा है, इतनी अधिक तादाद में लिखा जा रहा है कि संभालना मुश्किल हो रहा है। तो संभालने की कोई दिक्कत नहीं सर, प्रकाशकों के पास में जिगर भी है और हिम्मत भी है। जी, वो लेकिन संभाल लेखक के संभाल तो पास लेते हैं। नहीं है। नहीं, लेखक देखिए, आप प्रकाशक को कुछ भी कहें, लेकिन वो क्यों आपकी किताब छापे? जी। दो बातें बताइए, क्यों छापे आपकी किताब? किताब इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लेखक और प्रकाशक का बड़ा गहरा नाता है। जब प्रकाशक ने यह कार्य उठाया है कि वह किताबें छापेगा और उसको एक साहित्य के बाजार में लाएगा, तो लेखक इसी उम्मीद से उससे किताब छपाते हैं। नहीं, प्रकाशक अपना व्यवसाय करने के लिए आया, और व्यवसाय में उसने प्रकाशन को अपना व्यवसाय चुना है। हम्म। अब उसे उसमें लाभ कम हो या ज्यादा हो, लेकिन बिना लाभ के वो क्यों करे? सही बात है। आप लेखक के तौर पर जब किताब लिखते हो तो आपको सबसे पहली खुशी मिलती है जिस दिन आप पेन से आखिरी अक्षर लिखते हो, लिख गया, तब आप जी। नाचते हो, डांस करते हो। तो पहला सुख आपको वहां मिल गया। दूसरा सुख हो गया जब वो टाइप होकर के आ गई कि अब तो प्रिंट में जाएगी। तीसरा वो जब आपने किसी प्रकाशक को भेजा और उसने हाँ कर दी, तब आपको खुशी मिली। फिर किताब का प्रूफ बन के आया, कवर पेज बन के आया, आपने पूरा दिमाग कवर पेज पे लगा दिया, उसका आनंद प्राप्त किया। फिर उसके बाद में किताब छप गई तो उसका आनंद प्राप्त किया, फेसबुक पे फटाफट फोटो खींच के डाला। फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, लोकार्पण करने के टाइम पर आपको मजा आ गया, 5-6 लोग आपकी किताब पकड़े खड़े थे, बड़ा अच्छा लगा। तो लेखक को तो फायदा हुआ। फिर उसके बाद में लेखक की समीक्षा छपी या छपवाई कह लोगों से, व्हाट एवर इट इज। तो तब आपको समीक्षा छपी तो आप तुरंत फेसबुक पे डालें, आनंद प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में किताब की पहली प्रति बिकी तो भी आनंद को प्राप्त हुआ। ठीक है ना? लोगों को बांटा किताब फ्री में तो उसके लिए भी हुआ। और उसके बाद में प्रकाशक ने अगर खुदा न खास्ता आपको बांटने के लिए 5-10 कापियां फ्री दे दी तो आप और आनंदित हो गए। फिर उसके जी बाद किताब के ऊपर अगर कोई पुरस्कार मिल गया तो बोले कहने क्या है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बार जी बार जी। अपने बायोडाटा में जिक्र करते हैं सब लोग, हम सब करते हैं, एक किसी एक के लिए बात नहीं है। तो हम्म। फिर आनंद प्राप्त हुआ।
और अगर उस पुरस्कार के साथ एक लिफाफा भी हुआ तो फिर तो आनंद ही आनंद प्राप्त हुआ। क्या बात है। अब आप मुझे ये बताइए, इस पूरे प्रोसेस में प्रकाशक को क्या मिला? जी। इस अब पूरे आपने तो प्रकाशक की पीड़ा का बहुत अच्छे से बयान कर दिया है, और लेखक को समझना भी चाहिए कि प्रकाशक किस प्रक्रिया से गुजरते हुए उसकी किताब छापता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो डिजिटल युग है, इसमें जो ई बुक बन रही हैं और ये हो रहा है, लोग तेजी से वो कर रहे हैं, तो इसमें साहित्य का जो भविष्य है, अ, आपको कैसा नजर आता है? साहित्य का भविष्य बड़ा उज्जवल है। लोग खूब नहीं, लिखेंगे। मैं डिजिटल युग की बात कर रही हूँ। डिजिटल युग में पाठक को ढूंढने नहीं जाना कहीं। उसने तो अमेजोन में जाना है, वहां मिल जाएगा उसको। प्रीमियम मेंबर बनेगा तो वो मुफ्त में ई बुक्स भी पढ़ लेगा। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाठक के लिए कोई भी किताब खरीदना पहले की तुलना में बड़ा आसान हो गया। पहले तो यही नहीं पता चलता था कि किस प्रकाशक ने किया और उस प्रकाशक को कैसे ढूंढे। अब तो ये सब काम नहीं, आसान ये हो गए। तो ये तो अमेजोन और किंडल में जो किताबें डाली जाती हैं प्रकाशकों के द्वारा, उनकी बात हो गई। और जो विभिन्न ऐप बने हुए हैं जिसमें लेखक अपनी किताबें प्रकाशित करते हैं, धारावाहिक रूप से प्रकाशित करवाते हैं, उनके वो सब बनते हैं, तो इससे किताबों की बिक्री में तो बहुत फर्क आया है। नहीं, फर्क आया मेरे हिसाब आप क्या से। सोचते हैं? मेरे हिसाब से किताबों की बिक्री बढ़ी है। फर्क ये हो गया कि कुछ प्रकार की पुस्तकों की जो आवश्यकता है लोगों को नहीं होती, इसलिए उनकी बिक्री नहीं बढ़ी। लेकिन बढ़ी। और दूसरी चीज क्या है, अमेजोन अकेले को ले लो तो दुनिया के 70% पुस्तक बाजार के ऊपर उसका कब्जा है। जी। तो वो तो आपकी किताब को दुनिया के किसी कोने में ले जाके बेच देता है। कोई पूछने वाला चाहिए। जी। अभी जी। हमारा हमारा बेटा आया था, तो वापसी जा रहा था। तो उसकी फ्लाइट में कुछ खराबी आ गई, तो फ्रैंकफर्ट पे होल्ड कर दिया फ्लाइट को। तो देन ही वाज इन, वो बोलते हैं ना बिजनेस लाउंज जो होता है, बिजनेस हाँ लाउंज। हाँ। तो वहां पर उसने दो लोगों को हमारी लिखी हुई भारत की लोक कथाएं किताब पढ़ते देखा। एक जनाब बैताल पच्चीसी पढ़ रहे थे, और एक जनाब सिंहासन बत्तीसी पढ़ रहे थे। वाह। तो उसने तुरंत फोटो खींची, बोला भाई कैसे क्या। तो फिर उसके बाद उसने बताया कि ये तो मेरे पिताश्री हैं जो ले प्रस्तुत करता है। तो बातचीत हुई। हमारी इंडिया नेट बुक्स की इकलौती हिंदी की किताबें आपको एयरपोर्ट्स पे मिल जाएंगी। क्या बात। दिल्ली में, कलकत्ता में, हैदराबाद में और बेंगलोर में। जी। तो मुझे अच्छा लगा सुन के कि चलो, मेरी कोई किताब पढ़ रहा था, उससे फोटो वोटो भेजी। फिर उसके बाद जी। उनसे बात कराई, उन पाठकों से। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी किताब अगर अच्छी है, सही कंटेंट है, सही प्रकाशक के पास छपी हुई है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा, और उसकी बिक्री होगी, कम हो या ज़्यादा जी। हो। हमारी एक किताब है, रैपिड राइज इन चाइना, रैपिड राइज ऑफ चाइना, उसके चाइना के अर्थव्यवस्था के ऊपर एक खामोश टिप्पणी है। छोटी सी किताब है, 100 पन्ने की भी नहीं है। धनाधन बिक रही है, धनाधन बिक रही है। लेकिन इसके साथ क्या है, लेखक का उस किताब के साथ लगाव है। हम्म। आप अपने सर्किल को बेहतर जानते हो, हम नहीं जानते। तो आपकी किताब को अगर आपके सर्किल में फ्लोट करना हो तो कैसे हो सकती है? तो वो तभी हो सकती है जब लेखक होते हुए आप प्रकाशक के साथ मिलकर के योजना बनाओ कि इसको हम किस तरीके से अपने सर्किल में भेजें। जी। आज आप 5 किताबें ले करके रैक में लगा लेते हो, अलमारी में लगा लेते हो, रोज रोज उसकी आरती उतारते हो, उससे लेखक थोड़ी बन जाता है। नहीं नहीं, उससे ऐसा उससे तो आपकी क्या, उससे आपकी किताब थोड़ी ना पहुंच जाएगी। कोई बेटा होता है, बेटी होती है, तो उसको तैयार करने में आपके 25 साल का समय लगता है, और नहीं। 25,000 रुपये खर्च होते हैं। आप अपनी किताब जो जो मानस पुत्र या मानस पुत्री कह सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्यों लिखते हो? जी, बढ़िया सवाल है आपके, बहुत बढ़िया।
मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि जब मेरी और मैं पहली बार हमारी फोन पे बात हुई तो आप अमेरिका में थे। तो अमेरिका में रहते हुए आपने हिंदी के लिए क्या कार्य किए? मैं ये भी जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि प्रवासी हिंदी साहित्य की जो समृद्धि है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, उसमें आपका क्या योगदान है, ये भी जानना दो चाहेंगे। बातें हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रवासी साहित्य का मतलब क्या होता है। ये परिभाषा अभी तक बनाई नहीं गई है। मेरे समझ में प्रवासी साहित्य वो होता है जो आप किसी दूसरे स्थान पर रहते हुए वहाँ के आसपास की PEST को समझते हुए आप लिखते हो। आप इंग्लैंड में रह करके भारत मेरा प्यारा देश लिखोगे तो मैं उसे प्रवासी साहित्य नहीं समझता। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि जितने सौहार्द के साथ, जितने डिवोशन के साथ, जितनी मेहनत के साथ और जितने डेडिकेशन के साथ प्रवासी भारतीय लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो एक अलग इशू है। जी परिभाषा क्या हो वो एक अलग इशू है, लेकिन वो जो लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं उसको हमने देखा। हमने उनकी परेशानियों को भी देखा और उसके परिणाम स्वरूप हमने इंडिया नेटबुक्स LLC नाम की कंपनी की स्थापना अमेरिका में, बहुत बढ़िया। जो जी बाहर जी के लेखकों की पुस्तकें पब्लिश करती है। तो हम साल में तीनों बच्चे मेरे बाहर हैं, तो हमारा काफ़ी समय गुजरता है वहीं पर। तो इसलिए मैंने वहाँ से भी इस सेटअप बना दिया। जब जाते हैं तो वहाँ जी। पर भी काम तेजी में होता है और ये बैकअप ऑफिस तो हमारा है ही। तो पहला योगदान तो मेरा ये रहा। दूसरा योगदान मेरा ये रहा कि प्रवासी भारतीयों को ऊपर लाने के लिए या उनकी प्रस्तुति के लिए हमने कुछ योजनाएं चलाई। जिसमें से पहली योजना थी काव्य संकलन, दूसरी योजना थी लघु कथा कथा संकलन। इस तरीके से मैंने कोशिश की कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनके द्वारा लिखित विभिन्न विधाओं में जो लिखित है उसको एक जगह पर संकलित करके प्रस्तुत किया जाए, ताकि उनकी चीज लोगों तक पहुंचे। तीसरी चीज, हमने प्रवासी भारतीय संगमन के नाम से एक मंच बनाया और अनुस्वार अच्छा। मंच पर भी हम प्रवासी भारतीयों के साथ विभिन्न विषयों पर डिस्कस करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक ये काम है। तीसरा, प्रवासी भारतीयों को भी हमने के बच्चों को भी हमने पकड़ा है लिखते हुए, और उन बच्चों के द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं वो हमने प्रकाशित की हैं। जबकि लोग तो कह सोच ही नहीं सकते कि 6 साल का बच्चा भी लिख सकता है क्या। तो अच्छा अच्छा। मेरा सबसे छोटा जो रचनाकार है वो 6 वर्ष का है। और अरे सबसे क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, और सबसे वयोवृद्ध जो हमारे रचनाकार हैं वो 100वां वर्ष पूरा कर रहे हैं, डॉक्टर रामदर्श मिश्रा। तो हमने हाँ, ये और व्यवस्था आगे बढ़ाए। और एक योजना मैंने घोषित की है अनुदित साहित्य के ऊपर, जो हम ग्रांट देते हैं। अगर कोई जी। अच्छे साहित्य को अनुवाद करके प्रस्तुत करता है हमारे पास और वो हम हमारी कमेटी उसको उपयुक्त मानती है तो वो फ्री ऑफ कास्ट हम करते हैं। चौथी अच्छा। चीज, हाँ, और एक चीज ये भी है कि हमने विभिन्न विधाओं में पुरस्कार या सम्मान किए हैं। और उसमें विशेष करके हमने प्रवासी और निवासी दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रखा है। लेकिन जी। एक स्पेशल पुरस्कार प्रवासी भारतीयों के लिए प्रवासी साहित्य रत्न पुरस्कार के तौर पर हमने इंस्टीट्यूट किया है, जो कि हम मार्च में देते हैं। इस बार भी दिया। हम्म, जी इस जी। बार ये पुरस्कार 4 महिलाओं को दिया गया। ये बड़ी उल्लेखनीय चीज है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात और है। ये मैं कह सकता हूँ कि महिलाओं के प्रति हमारे यहाँ संस्थान में विशेष जी प्राथमिकता दी जाती है उनके कामों के लिए। और अच्छा हुआ है। तो इस तरीके से यूँ कह सकते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, जहाँ भी अधिक से अधिक सहयोग दे सकते हैं वो हम देते हैं। जी जी। आपके द्वारा ये जो विभिन्न विधाओं पर पुरस्कार दिए गए मार्च में, बहुत ज्यादा चर्चा है और आपने उसको बहुत स्तरीय ढंग से सबको आमंत्रित करके और प्रदान किया है। इस तरह का पुरस्कार रेखांकित करने योग्य है। और बहुत ही ज्यादा, मेरे ख्याल से 60-62 पुरस्कार दिए हैं आपने इसमें। 52। 82 पुरस्कार, 52। ये कोई मामूली बात नहीं है जी। 52। और बड़े शौक से लोग शामिल हुए, और मैं नहीं बड़े आ शौक से सकी लोग थी शामिल हैं। सब।
और हमने सबको, जी वरिष्ठों का भी ध्यान दिया, उनको भी हमें जो कर सकते थे सम्मान उनका, और जो आवश्यक है जी। वो भी हाँ किया, हाँ और नवोदितों को भी किया, युवाओं को भी किया, और बच्चों को भी हाँ। किया। बाल वरिष्ठों का रत्नाकर भी। पुरस्कार भी जी था। जी। हाँ। बहुत ज्यादा चर्चा में आया ये आपके द्वारा प्रदान किए गया जो ये जो पुरस्कार समारोह है, बहुत ज्यादा चर्चित हुआ है। और सभी लोग जो उसमें शामिल हुए हैं, कई कई शहरों से जो आए हैं, वे भी बड़ी खुशी खुशी शामिल हुए हैं। हाँ, और विदेशी भी थे, जी। प्रवासी भी थे। हाँ, तो प्रवासी भी थे। उनमें से कई लोग तो आए, एक अबू धाबी से आए, एक नेपाल से भी आए, और बहुत बढ़िया। कैलिफोर्निया से, ऐसे करके जी कई जगहों से, विदेश विदेश से भी लोग आए। जी। बहुत बढ़िया। तो ये जो आप साहित्य मतलब लेखन के इतर कार्य करते हैं, उसमें और भी आपकी अभिरुचियां होंगी, और भी कार्यों के प्रति, उनको भी हम जानना चाहेंगे। कार्यों के तो मत पूछिए, हमें खुद ही नहीं पता चलता कई बार कि हाँ, है ना, किसी रस्सी को पकड़ा जाए तो किधर से या शुरू कहाँ से किया जाए। लेकिन ये है जी कि जो भी चीज़ सामने आती है, और उपयोगिता के अनुसार उसके ऊपर निर्णय लेकर के, प्राथमिकता का निर्णय लेकर के हम अपने कार्य संपादन करने का प्रयास करते हैं। जी। और जब भी मेरी इच्छा हो या जब भी मन करे तो मैं लिखने का काम करता हूँ। ये आवश्यक नहीं है कि वो दिन में हो, कि रात में हो, कि सवेरे हो, कि ब्रह्म मुहूर्त में हो। तो हमें तो जब नींद खुल जाती है, जब मन आ जाता है कि चलो कुछ लिखें, तो हम लिखना शुरू मतलब कर। लेखन की कोई समय सीमा नहीं कोई है। समस्या नहीं। जी। और कई बार लेखन ऐसे किया है कि सवेरे चाय पर बैठे और रात को डिनर के साथ किताब खत्म। हेलो। वाह। क्या बात है। वासव दत्ता इसीलिए चाय चाय आपके पर जो शुरू, अ, चाय पर वासव दत्ता शुरू हुई थी और डिनर के साथ समाप्त। अरे वाह। रचना करते समय हमेशा बहुत मन खुश हो जाता है, सचमुच। और आपने तो, आपका लेखन तो बहुत ही जबरदस्त। ऐसे विषयों को आपने मतलब उठाया, अलग अलग हट के आपके विषय हैं, एक ही विषय को लेके नहीं आप चले हैं जी आगे। ये जी। आपके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है। जी, ये जरूरी है। अगर आप वही बासी खाना हमें रोज खिलाते रहोगे, वही हाँ वर्णनात्मक प्रस्तुति हमारे सामने आती रहेगी, तो उसमें क्या नया ढूंढेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही समय बात के है। इस परिवर्तन के साथ महाभारत काल की कोई घटना या चरित्र है, तो उस समय जो था वो था, लेकिन उसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या औकात है, उसका क्या मूल्यांकन है, उसका क्या व्यवस्था है, वो देखना पड़ेगा, और उसे सामंजस्य बिठाना पड़ेगा दोनों युगों के साथ। जैसे आज की मधुशाला, 100 साल पहले मधुशाला लिखी गई थी, तब मधुशाला का अलग मतलब था, आज मधुशाला का जी। अलग मतलब है। तो अलग मतलब। हमने जो पुस्तक लिखी है वो रुबाई टू रुबाई मैच करती है, और उसमें यही है कि तब क्या था और अब क्या है, जी देन एंड नाउ। जी। अ, अभी जो आप पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं, उसमें कोई योजना है आपकी? विभिन्न लेखकों को लेकर कोई योजना बनाई है आपने किताबें छापने की? हाँ, कुछ हमारे ऐसे, सॉरी, कुछ हमारे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हमने पहला जी प्रोजेक्ट किया था अब तक 75, जिसमें जी। 75 व्यंग्यकारों को, देश के व्यंग्यकारों की रचनाओं को संकलित करके और उसे पब्लिश किया था। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस गया। तो हमने 251 अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकारों पर किताब छापी, 600 पेज की किताब, हम्म। जिसमें देश विदेश के सारे व्यंग्यकारों की रचनाएं हैं, उस जो प्राप्त हुई उनको सबको शामिल किया गया। आपकी भी रचना उसमें शामिल है। जी जी। उसके बाद हमने एक नई योजना सोची कि किसी कविता लिखने वाले को कौन कौन सी कविता उसको पसंद है, क्या क्या चीज़ उसको, उसकी समझ में क्या है, मतलब कैसे वो किसी चीज़ को रेखांकित करता है या करना चाहता है, इसका अवसर दिया जाना चाहिए। तो पहले हमने सोचा तार सप्तक के तरीके से हम काव्य सप्तक करें, लेकिन मुझे लगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। इसलिए हमने उस योजना का नाम रखा, उस श्रृंखला का नाम रखा, कवि के मन से। तो अच्छा। कवि अपने मन से अपनी रचना चुनता है, उनके ऊपर अपनी भूमिका बुनता है, और हम उसे छापते हैं। 7 लोगों की श्रृंखला में एक स्टेज होती है, स्तर होता है,
तो जब 7 लोगों की पब्लिश हो जाती तब हम उसको कंप्लीट कर देते हैं। हम इसमें 2 कर चुके हैं। जी तीसरी हमारी प्रोजेक्ट जो चल रही है वो है व्यंग पर। हम जी। हम व्यंग्यकारों से उनके आलेख, जो व्यंग रचना नहीं, व्यंग आलेख, अच्छा। हाँ वो इकट्ठा कर रहे हैं। कई लोगों ने दे दिए हैं, कई लोग देने का वादा किए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि वो एक तरीके से एक समग्र के तौर पर उपलब्ध रहे। हम्म। तीसरी योजना हमने चलाई कथामाला। अच्छा। कवि के मन से कविता पर थी और कथामाला कहानियों पर है। तो जी उसमें इंडिविजुअल है मेरी कहानियां करके। और कथामाला माला का जो पहला पुष्प है वो 12 तारीख को लोकार्पित किया गया था, जिसकी जी। कथाकार थी चित्रा मुदगल। जिसकी ये कथाकार थी चित्रा। कथामाला के कितने खंड हैं? कथामाला टोटल 30 पुस्तकें आएंगी उसके अंदर, जिसमें अच्छा। से इसमें से हमने 20 का एलोकेशन महिलाओं के लिए किया, महिला कथाकारों के लिए किया, और जी 10 पुरुष कथाकारों के लिए। तो ये एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जो जी। नई बहुत होती हैं, बढ़िया। जिनको लोग नहीं पब्लिश करना चाहते हैं। जैसे हमने कुछ जाने माने लोगों की रचनाओं को पब्लिश करने का किया। जैसे हमने भारतीय कथा साहित्य के ऊपर काम किया। अब तक उसमें 15 किताबें हम्म छप चुकी हैं। विश्व के हम्म। लोक कथाओं पर भी हमने काम किया, जिसकी करीब 5 किताबें छप चुकी हैं, 10 आएंगी टोटल। तो ये इस तरीके के और भी प्रोजेक्ट हम करते रहते हैं। हम्म। बाल कथाओं पर काम किया। अभी हमने 10 दिनों के अंदर 60 किताबें पब्लिश की हैं बच्चों की, 60 बुक्स इन 10 days। ओहो, क्या बात है! 10 दिन इन में? हाँ, इन ज्वाइंट वेंचर विद जवाहरलाल नेहरू बाल जी। साहित्य अकादमी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। साथ संयुक्त उपक्रम है। अभी उसका लोकार्पण हुआ अभी 25 तारीख को। तो इस तरीके के कार्यक्रम हम करते रहते हैं जो नई व्यवस्था में होते हैं या कुछ नया दिखे। जैसे हमने जी। 45-50 साल की उम्र के एक लेखक की रचनावली छाप दी। हम्म। तो कमल किशोर गोयनका जी कहते हैं कि इतना जिगर कहाँ से आया कि इस उम्र में छाप दें। प्रकाशक ने तो एक नया रास्ता खोल दिया है। आपके अंदर गजब का, क्या बोलना चाहिए, जज्बा है, जो आप ये सब सोचते हैं और करते हैं। अ, एक एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हिंदी साहित्य के पाठकों की जो संख्या है, उसको कैसे बढ़ाया जाए? एक प्रकाशक के नाते आप क्या उसमें सुझाव दे सकते हैं? देखिए, मैं प्रकाशक भी हूँ और लेखक भी हूँ। दोनों अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी हालत में आपकी पुस्तक बाजार में वो ऊंचाई नहीं पा सकती जो इंग्लिश की पुस्तकें बाहर पाती हैं। 2-2 करोड़ किताब की बिक जाती हैं। एक तो भाषा का फर्क है, दूसरा आपकी जो अभिलाषा है उसका भी फर्क है। भाषा का फर्क तो एक हो गया, अभिलाषा का फर्क है। अगर प्रकाशक और लेखक मिलकर काम करें तो किताबों की संख्या में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है सेल में। आप 5 किताबें मेरे से लेते हो, अलमारी में लगा के अच्छा। रख लेते हो, पड़ोसी को पता नहीं होता कि भाई साहब ने किताब लिखी। चाहिए ये कि पड़ोस के 2-4 लोगों को बुलाइए, एक छोटी सी गोष्ठी कीजिए, कोई एक आदमी आया आपके बारे में कुछ बोले और आपकी किताब का लोकार्पण हो पड़ोसियों के बीच। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पड़ोसी नहीं जानते कि किताब लिखते हैं, सही लिख बात। तो ऐसे पड़ोसी को पता लेखक। ही नहीं है कि ये लेखक है। हाँ, तो हमने हमने पूछ दिया कि भाई साहब क्या है, तो कहते साहब शांता सुखा है। हमने कहा जय हो तुलसीदास महाराज की। बिल्कुल। ये एक बात तो सही एक है। लेखक हैं, थोड़े सीनियर हैं, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कुछ कुछ किताबें एक्स्ट्रा मंगवाई। हमने उनको 40% का या नहीं 30% का डिस्काउंट दे करके बिल भेज दिया। बिल था 2,000 रुपए के अंदर का।
हमसे कहते हैं इसमें कुछ कम हो सकता है। हमने कहा क्यों नहीं कम हो सकता, बिल बिल हाथ में उठाइए, उसको फाड़िए और फेंक दीजिए। हम्म। उन्होंने सचमुच फाड़ा और फेंक दिया। अरे ओफो, गजब है। हम्म, ये ऐसे मेंटेलिटी जो है, मानसिकता लोगों की, यही तो संख्या कम कर रही है पाठकों की। बिल्कुल, अदरवाइज आप अपने मोहल्ले में चर्चा करें, मोहल्ले में एक छोटा हाँ सा कार्यक्रम गोष्ठी रखें, 10 10 20 20 लोगों की चाय चाय समोसे के ऊपर, आपकी किताब लोगों में जाएगी, आपके बारे में लोगों की धारणा बनेगी, जी, और वो बिल्कुल। आपका आपका आपकी चीज खरीद खरीद के पढ़ेंगे भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं जो ज्वाइंट, यानी संयुक्त रूप से किए जा सकते हैं दोनों लोगों को मिल करके। जी, वो नहीं करने को तैयार है तो क्या कर सकते नहीं करते हैं, सही बात। ध्यान ही नहीं देते ना कि वो किताब को कैसे, प्रकाशक ने छापा है तो लेखक उसको कैसे प्रमोट करे। हैं। वो नहीं, लेखक का ध्यान नहीं सारा देते। जोश, जितना उसके लिखने और पढ़ने में और छपाने में जोश था, वो सारा सारा हम्म, जोश फेसबुक के ऊपर किताब की कवर पेज और किताब हाँ, किताब छप गई की सूचना देने के बाद समाप्त हो जाता है, बिल्कुल जैसे गुब्बारे से हवा बिल्कुल निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतिश्री कर लेते हैं, बस बस वहां वही खत्म कर, फेसबुक पे आ गई, हो गया। उनका काम खत्म। ये चाहे चीज कोई इसको दिखे या पढ़े, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ये सब मेंटेलिटी, मानसिकता तो हो गई है लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि हमको पाठक नहीं मिल रहे हैं हमारी किताबों पर। चलिए, मैं आपसे बहुत सी जानकारियां हमारे श्रोताओं को मिल गई हैं, आपसे आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा है। और आप इसी तरह लिखते रहें, ये तो हमारी दुआ है। लेकिन आप भी तो कुछ जो कहिए तो उनको अच्छा लगेगा, अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहें तो। संदेश हम यही देना चाहेंगे, पाठकों को भी और लेखकों को भी। लेखकों को ये कहेंगे कि लिखना आवश्यक नहीं, लेकिन कुछ तो गुणवत्ता मेंटेन कीजिए। शून्य गुणवत्ता के ऊपर आप लेखक बने रहोगे तो ना आपका पता चलेगा ना आपके लेखन का। जी, इसलिए आगे बढ़िए, किताबें पढ़िए, स्वयं को लिखने के लिए गढ़िए, और फिर देखिए आपको कितना मजा मिलता है। जी, पाठकों को मैं ये कहूंगा कि कितनी भी खराब से खराब खराब पुस्तक हो, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपको शून्य प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्ति होगी। और अगर आप ऐसी चीजों को पढ़ेंगे नहीं, तो उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं, तो सुधार कैसे होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि सब प्रकार की रचनाओं को पढ़िए, और उसके लिए एक आवश्यक चीज ये है कि सबसे पहले अपना जो मंथली बजट बनाते हैं, उस मंथली बजट के अंदर किताबों की परचेज का प्रावधान रखिए, चाहे 100 रुपए का रखिए, एक ही किताब खरीदिए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रावधान रखिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप वाईफाई के लिए प्रावधान रखते हैं, जैसे आप मोबाइल के लिए उसके पेमेंट के लिए प्रावधान करते हैं बजट के अंदर, तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितनी आप समझें वो जरूर करें, और उसकी किताबें लाएं। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों की किताबें लाएं, और उनको पढ़ने की आदत डालें। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक बच्चे अधकचरे पैदा होंगे, उनको हिंदी सही भी नहीं बात है। आती और अंग्रेजी भी नहीं आती। आप उन्हें अंग्रेजी दा बिल्कुल। बनाना चाहते हैं, वो बेचारे अंग्रेजी को झेल नहीं पाते हैं, तो न इधर के रहे न उधर के रहे। हम्म, तो ना इस उधर पर के, थोड़ा विचार करें। सही बात पाठकों से मेरा है। अनुरोध यही रहेगा कि जब तक आप साहित्य अपने बजट में शामिल नहीं करेंगे, तब तक वो साहित्य जो है ना आपके जीवन का अंग नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदेश। और छोटा सा करिए, ये नहीं कि 500 1000 रुपये खर्च करना, तो जो आपको ठीक लगे, जितने कि आप झाड़ू पोछा वाली को देते हो उतने पैसे कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, थोड़ा तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। चलिए, चलते चलते आप अपनी कोई बढ़िया सी कविता सुना दीजिए। अच्छा, अवश्य, अवश्य। क्योंकि आपका जो काव्य सौंदर्य है, वो आपके मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगेगा। किताबों में तो पढ़ते ही रहते हैं आपको, आपके मुंह से सुनना एक अलग अनुभूति पैदा नहीं, होगी हमारे मन अवश्य में, जरूर श्रोताओं के मन जरूर। में। जी। हमारी एक नई संकलन आ रही है,
कथा जी। काव्य संग्रह आईना हो गई जिंदगी। ओके। तो ये कविता जो है ना आपके 60 दशकों का लेखा जोखा है। तो आपको मैं सुनाता हूँ। शीर्षक है आईना, और कविता इस प्रकार है। याद आए सभी बीते दिन, याद वाह आई वो सारी खुशी, याद आई खुशी की घड़ी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई जिंदगी। हाँ वो बचपन के दिन, वो खिलौनों के दिन, खेल के दांव सब याद आते हैं अब, खिलखिलाती है मन में खुशी, आईना हो गई जिंदगी। दोस्ती यारियां, खुशियां दुश्वारियां, मिलना और छूटना, जुड़ना और टूटना, याद आती है हर वो घड़ी, आईना हो गई वाह, बहुत अच्छा, जिंदगी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, मीठी परियों के दिन, मद भरे पल और मीठी परियों के दिन, मद भरे पल और कैसा कैसा सफर वो हसीन, आईना हो गई वाह, क्या जिंदगी। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार बढ़िया। का सिलसिला, साथ कोई मिला, दुनिया भी बस गई, कुछ कसक सी रही, पर मिला ना वो कारण कभी, आईना बन गई जिंदगी। वाह वाह, ना बन गई जिंदगी, ओह बहुत बढ़िया, कमाल है। कारवां चल पड़ा, पूरी गृहस्थी, सब जी। जहां चल पड़ा, मैं भी चलता रहा, सब निकलता रहा, रुक गई फिर भी क्यों बंदगी, रुक गई फिर भी क्यों बंदगी, आईना हो गई वाह वाह वाह, दिल में सबकी बहुत बढ़िया। खुशी। एक ही ऑब्जेक्टिव होता वाह है। वाह, बहुत बढ़िया। दिल में सबकी खुशी, हो तसल्ली भली, पर झूठे सब मायरे, अध खुले दायरे, कोई दिल से न पूछा कभी, आईना हो गई ना हो जिंदगी। गई जिंदगी क्या बात है। आप कहाँ से इतना पैसा लाके कैसे कमाते हो, क्या करते हो, ये कोई नहीं पूछता। जी, सही बात है। अब रुपहले पटल पर हुए हैं अटल, अब रुपहले पटल पर हुए हैं अटल, कुछ सुहाने से पल, कुछ रूहानी गजल, गीतों में ढल गई बेबसी, आईना हो गई जिंदगी। जिंदगी क्या बात है। तो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत रचना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके अंदर वो जज्बा जगाए रखे कि आप जल्दी जल्दी, तो नहीं कहूंगी क्योंकि क्योंकि एक कविता लिखना या कोई भी साहित्य का सृजन करना बहुत ज्यादा कठिन है। हमको अपने दिल से लहू निकालना पड़ता है, उसमें कलम डुबोनी पड़ती है, तब हम सृजन करते हैं। तो हाँ इसलिए जो भी आप लिखें पाठकों के मन तक पहुंचे, और पहुंच रहा है, और आप की ऊर्जा बनी रहे, आपकी आपका जज्बा बना रहे, और आपको मैं इसी तरह बार बार आपका साक्षात्कार लेती रहूं तो बार बार आपको आपसे मिलती रहूं। तो आपको ये बताना चाहूंगा कि 2023 की जो शुरुआत है उसमें सीता की अग्नि परीक्षा और लंकेश्वर नामक प्रबंध काव्यों के अलावा हमने 20 जी। पुस्तकें बच्चों के लिए लिखी हैं। जी, 20 बहुत बुक्स बढ़िया। फॉर द चिल्ड्रन। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप बुलाने के आपने लिए। इतना वक्त दिया। अरे वक्त तो साहित्यिक चर्चा के लिए, साहित्यिक कार्यों के लिए वक्त ही वक्त है, और वक्त तो निकाला जाता है, जी, अपने आप नहीं टपकता। बिल्कुल निकाला। तो सही हम बात, वक्त नहीं। भारी हैं, आपने हमारा अच्छा सा साक्षात्कार लिया, और जी। हम चाहेंगे कि आप और मिलते रहें, साक्षात्कार लेते रहें, जी, हमारी बिल्कुल। गतिविधियों के बारे में नाप तोल और मूल्यांकन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी।